अगर आप गलत तरीके से जायदाद बनाते हैं तो आप उसको डिक्लेयर नहीं करते। एग्री सर, एग्री। आप अगर गलत पैसा, अगर या तो ये बताए ना मनी ट्रेल दे देंगे कि इतने $1 बिलियन लेके लंदन इनका कोई रिश्तेदार चला गया, वो तो मैं मान लूंगा बात। अब वो प्लाट जो है इनकी जो बहू को दिया गया, वो हो सकता है उसके बाप के पास रियल एस्टेट में काफी दिया उसने। यस। अब देखिए, मेरा इस चीज पे जो मैं बात करना चाहूंगा वो ये थी कि इस टाइमिंग के ऊपर इसका आना बाहर, इसका बेनिफिशियरी कौन है? बिल्कुल, इसका फायदा कौन उठाएगा? एग्जैक्टली। और दूसरा मैंने कैलकुलेट किया उनका सारा, मैंने पढ़ा है सारा सिलसिला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी कुछ जायदाद इस तरह नहीं निकली जिस तरह निकालने की कोशिश की गई। प्लाट है कुछ, ये गुलबर्ग ग्रीन की बातें चल रही हैं कुछ इस तरह से। और देखें वो कितने अरसे से आर्मी में है वो, और मैं देख रहा था हो सकता है उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी स्वाप की, हो सकता है वो उनके वाले साहब भी आर्मी में थे। अच्छा, आर्मी वालों सर ऑफिसर थे, और उनके ससुर जो जनरल एजाज साहब थे वो भी जनरल रिटायर्ड है, काफी मतलब खाते पीते आदमी। बिल्कुल। और दूसरा इसमें मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि अगर करप्शन की होती तो बाजवा साहब अपनी टैक्स रिटर्न पर या उनकी वाइफ टैक्स रिटर्न पर डिक्लेयर ना करते। कभी नहीं, कभी, क्योंकि करप्शन का पैसा आप जाहिर नहीं करते आप। सर तो इस वक्त ये जो टाइमिंग्स आप बता रहे, क्योंकि इमरान खान साहब ने हर हरबा इस्तेमाल किया, अभी उनकी रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बाकी है, टोटल 1 हफ्ता रहता है, 29 को चले जाएंगे, जो भी नया जनरल आएगा वो आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब हर वो चीज कर रहे हैं जिससे उनको लगता है कि इस इदारे के ऊपर या इनके लोगों के ऊपर मैं प्रेशर डाल लूं, और शायद पता नहीं कौन सा फायदा वो अपनी जात के लिए उठाना चाहते हैं। नहीं, वो फायदा ये उठाना चाहते हैं, वो प्रेशर इतना क्रिएट करना चाहते हैं कि जो भी आर्मी चीफ हो नया, वो उनसे डरे, उनकी बातें माने, वो इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। अब तो यहां तक जो फार्मूले मैं देख रहा था, उन फार्मूलों में एक फार्मूला तो ये भी है कि खान साहब फ्यूचर में असेंबली में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको ये बावर हो चुका है कि इलेक्शन इतनी जल्दी जिस तरह वो चाहते थे उतनी जल्दी नहीं होंगे। लेकिन उनके ऊपर प्रेशराइज, जो 4 पॉइंट जो मैं बता रहा था 16 नवंबर से लेकर, जो 16 नवंबर और उसके बाद जो मुलाकातों के अंदर इन्होंने डिस्कस किया एलवी साहब ने, उन सब ने मिलकर, उनमें पॉइंट ये भी है कि इनके ऊपर केसेस जो है उन पे प्रेशर न डाला जाए, क्योंकि खान साहब के ऊपर भी बड़े सख्त केसेस मौजूद हैं, तो उनसे भी डर रहे हैं, एक खौफ भी है, नर्वस है। और आप देख लें कि पहले उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स का जो बयानिया था उसमें उन्होंने क्या कहा, अब वो अपने हर बयानिए से, अमेरिका से भी वो नीचे उतर चुके हैं गाड़ी में से। बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट के भी उन्होंने कहा जी कि हो सकता है इन्होंने ना किया हो लेकिन मुझे बचाते। तो अब वो अपने हर चीज से यू टर्न ले लिया उन्होंने, और फिर एक ऐसी पर्सनैलिटी खड़ी की है जिसका नाम वो तस्नीम हैदर शाह साहब। आपने उनका असली नाम नहीं बताया, उनका नाम चुमे शाह है, गुजरात में उनका निक नेम इज चुमे शाह। अब मैं ये बता ये रहा था, देखें अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के ऊपर फैसले हो रहे हैं हमारे मुस्तकबिल के, एक का नाम चुमे शाह है, एक का नाम फरा गोगी है, एक का नाम मियां मिठू है। तो यार ये मेरा मकसद है, ये क्या ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? कोई नाम ही अच्छे रख लेते यार अपने तो चले। देखें उसको तैयारी कराने वालों को, देखें उसकी तस्वीरें पहले अरेज कर लेते यार सोशल मीडिया से, वो जुल्फी बुखारी के साथ उसकी तस्वीरें सबके साथ है, नारे लगाते हुए तस्वीरें आ रही, लड़कियों से बातें करते, टिकटॉक उसके निकल आए, टिकटॉक निकल आए उसमें। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए अफसोस के साथ, दिस इज व्हाट आवर स्टैंडर्ड्स आर। राइट। अच्छा सर, हम अभी तक 75 ईयर्स से, आपने बहुत अच्छी बात की कि 75 सालों में कौन सा ऐसा दौर आया कि जिसमें हम कहें कि बहुत हमने तरक्की की या बहुत हम आगे गए हैं। लेकिन सर साथ में हिंदुस्तान अपने एक काम के ऊपर फोकस्ड है। हम कभी कहते हैं जी हमारा दुश्मन है तो ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हालांकि हम कर कुछ भी नहीं सकते, सिर्फ बातें करते हैं। वो अपने काम के साथ लगे हुए हैं, अरब दुनिया के साथ हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हो, इवन चाइना के साथ हो, सारी चीजों को। और इस वक्त उनको ग्लोबल लीडर के तौर पे लोग सर ले रहे, बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने पाई है, नरेंद्र मोदी जी हो, जयशंकर साहब हो या कोई और। उसके मुकाबले में सर हमने जो मुकाम था भी उसको भी खो दिया। नहीं देखिए, आज बल्कि मैं इससे पहले भी आपके रिलेटेड आपने मुझे भारत याद करा दिया, मोदी साहब याद करा दिए। खान साहब की एक रीसेंट स्टेटमेंट उन्होंने छोड़ी है कि जब तक मोदी साहब इख्तियार में हैं हम उनसे बिल्कुल। अब जरा मैं 1 मिनट के लिए इसका भी एनालिसिस करना चाहूंगा। आपके क्या ख्याल में ये किसी अक्लमंद या साबका वजीर आजम ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट की ये स्टेटमेंट होनी चाहिए?
अगर मैं मिसाल लेता हूं कि मोदी साहब आगे 8 साल मजीद वजीर-ए-आज़म रहते हैं तो आप ताले लगा देंगे पाकिस्तान को? मैं समझता हूं सियासत, जमहूरियत और ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, इसमें कभी आप दरवाजे आप ब्रिजेस को बर्न नहीं करते, पॉसिबिलिटीज को ऑलवेज एक विंडो खुली रखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मोदी साहब के साथ आपकी नफरत किस बात की है? अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं, अपने मुल्क को वो अगले लेवल पर लेके जा चुके हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट है। मैं पूछना चाहूंगा मोदी साहब कौन है? हिंदू है। मेजॉरिटी भारत में कौन है? वो हिंदू है। उन्होंने वो अपनी कौम के लिए वो अच्छे हैं। आप पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं बन सके तो मोदी का क्या कसूर है उसमें? आप ये बताएं कि मोदी साहब, आपको क्या तकलीफ है मोदी साहब के? क्या आप उनसे बात नहीं करते? नुकसान आपका है या मोदी साहब का? वो तो अपने पांव पे खड़े हैं। वो तो नेपाल जाते हैं, तो बांग्लादेश जाते हैं, उनको एड देकर आते हैं, कर्जे देकर आते हैं। बिल्कुल। श्रीलंका को, हाँ श्रीलंका। तो आप, मेरा बस नुकसान किसका है? अब आप सिर्फ दालें और सब्जियां नहीं मंगा रहे हैं आप उनसे, तो आपकी दालें सब्जियां पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है इस वक्त। आप अफगानिस्तान से सब्जियां मंगा रहे हैं, उस पर फ्रेट ज्यादा पड़ता है। दालें महंगी आप भारत से नहीं मंगा रहे, आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। सिर्फ सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बहुत महंगी हो चुकी। लेकिन आप कौमियत नहीं है, नेशनलिज्म आप नहीं। अगर मोदी नेशनलिस्ट है अपनी कौम के लिए तो आपको क्या तकलीफ? अगर कोई अपनी कौम के लिए अच्छा है, आपको उससे कुछ सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, बजाय तनकीद, बराए तनकीद और गुस्से में आकर, नजायज गुस्से में आकर। तर हकीकत बात यह है, ये भी सेंटिमेंट्स क्रिएट किए गए हैं आपने मजहबी बेसिस पे। हालांकि अगले दिन मुझे किसी ने कहा, जो बड़ी खूबसूरत बात थी, समथिंग न्यू आई लर्नड अदर डे, उन्होंने कहा कौमियत का मजहब के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। बिल्कुल। कौमियत जियोग्राफिक होती है, जियोग्राफी उसका जियोग्राफी के साथ रिलेशनशिप है। मैं मिसाल देना चाहूंगा, हुज ऋषि सोनक, ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू, बट ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ क्रिश्चियन कंट्री। बिल्कुल। जब जमहूरियत मैच्योर हो जाती है, जब आप नेशनलिस्ट बन जाते हैं, तो मजहब प्रायोरिटी नहीं होता, नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी होता है। बिल्कुल। ये सीखना पड़ेगा। अफसोस के साथ है कि हमने वो प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, हमने कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। मेरा बल्कि क्वेश्चन मार्क है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कौन बनाएगा? मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? आपने 1947 में पाकिस्तान जो बनाया, मेरे तो ख्याल में फाइलों में बनाया, सिर्फ आपने प्रैक्टिकली तो बनाया ही नहीं। जिन मुहाजिरीन को आपने वहां से इधर लेकर आए और यहां से लोग उधर गए, जो कुछ उनसे प्रॉमिस किया गया था आपने दिया, लैंड ऑफ द प्योर्स दी आपने उनको। आप नारे तो जलसों में सिर्फ लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या वाकई आपने ये सब कुछ किया है, या सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, सिर्फ आपने बेचा है मजहब को सियासी मफाद के लिए? मेरा क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? अगर नहीं बनाया तो कब बनाओगे भाई? अब तो लोग थक चुके हैं 75 साल। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की संपत्ति को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल एक पाकिस्तानी वेबसाइट ने दावा किया है कि बाजवा के परिजन और रिश्तेदार उनके 6 साल के कार्यकाल में अरबपति हो गए और उन्होंने कुल 12.7 अरब की संपत्ति अर्जित कर ली। अब सरकार ने ये खुलासा करने वाले पत्रकार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ये जांच सेना प्रमुख की टैक्स संबंधित जानकारी को अवैध तरीके से लीक करने को लेकर की जा रही है। देश के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार के कार्यालय ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने कर सूचना के अवैध तरीके से लीक होने के मामले का संज्ञान लिया है। इसे कर से गोपनीय जानकारी का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके तहत उस पत्रकार पर अब सरकार जांच करेगी। मतलब पाकिस्तान में अगर आप करप्शन करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई उसका खुलासा कर देता है तो जांच उसी के खिलाफ शुरू हो जाती है कि तुमने आखिर ये खुलासा किया कैसे, किया क्यों। अब चंद दिन है बाजवा के रिटायर होने में, तो सब उसको साफ सुथरे तरीके से एक तरह से विदाई देना चाहते हैं, लेकिन साफ सुथरे तरीके से विदाई देने के बाद भी या इल्जाम के साथ भी बंदा बाहर ही जाएगा रहने के लिए, जहां पर उसने अपनी संपत्तियां बना रखी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये रिपोर्ट सही है या गलत है? क्योंकि नूरानी साहब ने इससे पहले भी जितनी भी रिपोर्ट्स दी हैं वो सारी सही हुई हैं।
अब इसको लेकर आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर